मैन्युफैक्चरिंग फंड क्या होते हैं और क्या हमें इस तरह के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना है ये डिसीजन आपका होता है, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है। हमारा काम ये है कि जिस भी प्रोडक्ट में आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी दें, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी प्रोडक्ट में, खासकर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मोस्टली आपको लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, और लॉस नहीं भी हुआ तो रिटर्न्स काफ़ी कम आएंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में फिलहाल बुल रन चल रहा है और इस समय काफ़ी सारे सेक्टर और थीमेटिक फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसीलिए आपके क्वेरीज भी बहुत आ रहे हैं डिफेंस फंड और मैन्युफैक्चरिंग फंड से रिलेटेड। डिफेंस फंड पे तो ऑलरेडी मैंने कुछ डिटेल वीडियो पब्लिश किया हुआ है। इस वीडियो में मैं मैन्युफैक्चरिंग फंड्स को डिटेल में कवर करने जा रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग फंड्स थीमेटिक फंड्स होते हैं, दैट इज थीम बेस्ड फंड्स होते हैं, जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 80% मैन्युफैक्चरिंग थीम के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग थीम के स्टॉक्स क्या होंगे? तो वैसी कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स आ जाएंगे। लाइक यहाँ पे ऑटो आ जाएगा, सीमेंट आ जाएगा, डिफेंस रेलवे आ जाएगा, स्टील, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, इवन एफएमसीजी आ जाएगा। तो ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। वो कौन से सेक्टर्स होंगे जहाँ की ये फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट शायद नहीं करें? तो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स हो सकते हैं, साथ ही आईटी सॉफ्टवेयर के स्टॉक्स हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये फंड्स अगर चाहें तो आईटी सॉफ्टवेयर और बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी आपको बताया। थीमेटिक फंड्स है ना, वो अप टू 80% जो भी पर्टिकुलर थीम में वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। बाकी का 20% तो बच रहा है ना, बाकी का 20% वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि कहीं कहीं आपको इन मैन्युफैक्चरिंग फंड्स में भी बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स मिल जाएं या फिर आईटी सॉफ्टवेयर के स्टॉक्स मिल जाएं। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 11 फंड्स हैं फिलहाल यहाँ पे टोटल। इसमें से आदित्य बिरला और आईसीआईसीआई प्रू सिर्फ 2 ही ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने 5 इयर्स कंप्लीट कर लिया है। तो इन दोनों फंड्स का आपको ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है, पास्ट परफॉर्मेंस अवेलेबल है। कोटक महिंद्रा का जो फंड है इसने भी 1 ईयर कंप्लीट किया हुआ है। तो सिर्फ ये 3 फंड्स हैं जिन्होंने 1 ईयर कंप्लीट किया हुआ है। इसके अलावा जितने भी फंड्स हैं उन्होंने अभी तक 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं किया है, सारे नए फंड्स हैं। इसमें एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड मई महीने में लॉन्च हुआ था, मई 2024, और इसका एयूएम अगर चेक करेंगे 12,000 करोड़ के आसपास चला गया। इतना ज़्यादा कलेक्शन हुआ था यहाँ पे। और मोतीलाल ओसवाल तो अभी एनएफओ चल रहा है इसका। मैन्युफैक्चरिंग थीम में ये 3 फंड्स हैं जिसका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो आदित्य बिरला और आईसीआईसी ऑलरेडी मैंने आपको बताया 5 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर का CAGR रिटर्न अवेलेबल है, डायरेक्ट प्लान का और बेंचमार्क का रिटर्न। तो आदित्य बिरला तो देखिए 3 ईयर 5 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। हाँ, 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, जबकि आईसीआईसीआई प्रू का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है मैन्युफैक्चरिंग फंड का। 5 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से ये फंड बीट कर पा रहा है, जबकि कोटक लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे देखिए आप लोगों का कई बार क्वेरी आता है, यहाँ पे अगर आप बेंचमार्क रिटर्न देखें तो ये रिटर्न अलग है बेंचमार्क का, जबकि इन दोनों का रिटर्न अलग है। लास्ट 1 ईयर का बेंचमार्क अगर आप देखेंगे तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जनरली ज़्यादातर जो कैटेगरीज हैं वहाँ पे 2 बेंचमार्क होते हैं। एक बीएससी का बेंचमार्क होता है और एक एनएससी का बेंचमार्क होता है। तो कुछ फंड्स बीएससी के बेंचमार्क को फॉलो करते हैं और कुछ फंड्स एनएससी के बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। इसीलिए आपको बेंचमार्क में जनरली 2 तरह का रिटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पे हम आईसीआईसीआई प्रू और एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड का कुछ और डिटेल चेक कर लेते हैं। तो आईसीआईसीआई ऑल्दो पुराना फंड है, लेकिन एयूएम वाइज एचडीएफसी का एयूएम बहुत बड़ा हो चुका है। बेंचमार्क देखिए दोनों का निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बेंचमार्क है। पोर्टफोलियो पी देखेंगे तो दोनों का बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? जब हम इनके स्टॉक्स चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा स्टॉक पोर्टफोलियो में क्यों ज़्यादा है।
और एनुअल टर्नओवर 47% है, ऑफकोर्स थोड़ा ज़्यादा है। स्टॉक्स का बाय सेल करते हैं आईसीआईसीआई वाले मैन्युफैक्चरिंग फंड में, जबकि एचडीएफसी का अवेलेबल नहीं है, नया फंड है, 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए एनुअल टर्नओवर अवेलेबल नहीं है। नंबर स्टॉक्स दोनों में बहुत ज़्यादा है, 77 78, मतलब कि दोनों का जो पोर्टफोलियो है वो ओवर डाइवर्सिफाइड है नंबर ऑफ स्टॉक्स वाइज। यहाँ पे आप आईसीआईसीआई अप्रूव मैन्युफैक्चरिंग फंड का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। आपको आइडिया मिलेगा कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग फंड्स हैं किस तरह के सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए, सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोबाइल, फेरस मेटल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, एरोस्पेस या फिर डिफेंस कंस्ट्रक्शन, इन सारे सेक्टर्स में जो कंपनीज हैं वो किसी ना किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, इसीलिए इनमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। यहाँ पे आप आईसीआईसीआई प्रू और एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। अच्छी तरह से देखें, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिलेगा। देखिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी, सन फार्मा, एल&टी, कमिंस इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, रिलायंस, एचडीएफसी, महिंद्रा महिंद्रा, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन ट्यूब्रो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मोस्टली अभी आपने देखा होगा ना, ज़्यादातर स्टॉक सेम स्टॉक्स है। और उससे भी बड़ी बात यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर आप ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डाइवर्सिफाइड फंड्स में ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, तो वहाँ अगर आपने 3-4 फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसका पोर्टफोलियो आप एक बार चेक करें और उस पोर्टफोलियो से इस पोर्टफोलियो को कंपेयर करें। आप देखिए कि इसमें जो स्टॉक्स हैं, क्या ये स्टॉक्स आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि अगर कुछ अलग है तभी तो आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि जो ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो है, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड फंड्स का, उसमें भी ये जो स्टॉक्स है, ज़्यादातर स्टॉक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग फंड्स में एक डिफरेंशिएशन आता है ऑफ कोर्स कि यहाँ पे बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर और आईटी के स्टॉक्स आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, वहाँ भी ये अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। तो एक बार आप देखेंगे कि आईटी के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस थोड़ा और इम्प्रूव होने लगेगा, बैंकिंग के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस थोड़ा इम्प्रूव होने लगेगा, तो मोस्टली उस तरह के स्टॉक्स को भी ये यहाँ पे ऐड करने लगेंगे। अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग फंड्स का डिटेल चेक कर लिया, तो क्या हमें इस तरह के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो देखिए, क्वालिटी वाइज तो खराब नहीं है, ये तो बोला जा सकता है ना कि, और अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन भी यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे ऑफकोर्स बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर और आईटी सॉफ्टवेयर मिसिंग है, लेकिन वहाँ भी अगर ये चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं चाहें तो, क्योंकि 20% का लीवे इनके पास होता है। तो देखिए, खराब नहीं है, ये तो बात है, क्लियर है। परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग थिंग ना, मेक इन इंडिया चल रहा है इंडिया में, तो फ्यूचर में भी आने वाले सालों में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि गवर्नमेंट का जब तक ध्यान यहाँ पे रहेगा मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पे, तो चांसेस है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस आने वाले सालों में भी अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि क्या हमें इस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। अच्छा है ये तो ठीक है, लेकिन करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, अगर किसी का ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड फंड्स का अच्छा खासा पोर्टफोलियो है ना, आपने लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है पहले से, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी कि आप जो पोर्टफोलियो है ना, स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर लें एक बार कि जो स्टॉक्स में ऑलरेडी आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्या यहाँ पे कुछ अलग है। मोस्टली आपको कुछ भी अलग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग थीम इंडिया में चल रहा है ना, तो जो भी स्टॉक्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वही ज़्यादातर स्टॉक्स आपको डाइवर्सिफाइड फंड्स में मिल जाएंगे, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, आने वाले सालों में लग रहा है कि अच्छा करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट वहाँ भी है। तो कुछ यहाँ पे शायद आपको अलग देखने को नहीं मिले। तो इसीलिए अगर आपका ऑलरेडी एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो है तो यहाँ पे अलग से इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको पता है कुछ लोग हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट करना ही होता है। हाँ, तो देखिए, अगर आपको मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, अननेसेसरी हेडेक नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो 5% से ट्राई आउट कर सकते हैं। जो भी आपका टोटल पोर्टफोलियो है उसका 5% से ट्राई आउट करें। और अगर आपको आइडिया है, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, तब तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तब तो आप इवन 10-20% का भी एक्सपोजर ले सकते हैं। बट अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा, पोर्टफोलियो चेक करें, सारे सेम स्टॉक्स आपको मिलेंगे, अलग से इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एज अ इन्वेस्टर आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडिया में करंटली बुल रन चल रहा है, स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे समय ज़्यादातर थीम और ज़्यादातर सेक्टर्स अच्छा करते हैं
और म्यूचुअल फंड कंपनीज, अगर आपको पता है ना कि उनका बिजनेस है, मतलब उनकी कोई गलती है नहीं, बिजनेस है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स लॉन्च करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा सके, उनका बिजनेस ग्रो होगा। लेकिन हाँ, एज अ इन्वेस्टर हमें अपना फ़ायदा देखना है। लाइक म्यूचुअल फंड कंपनीज अपना फ़ायदा देख रही हैं, हमें अपना फ़ायदा देखना है। हमें देखना है कि हमारे इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग टू कौन से फंड्स हमारे लिए सुटेबल होंगे। तो जो भी फंड हमारे लिए सुटेबल होंगे हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि कोई फंड लास्ट 1 ईयर में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो वहाँ पे हम अपना इन्वेस्टमेंट कर दें। रिटर्न आ चुका है, फ्यूचर में आएगा नहीं आएगा नोबडी नोज। हाँ, तो इसीलिए डाइवर्सिफाइड फंड्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट होते हैं, वहीं पे हमें अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में आप ज़रूर मेंशन करें। थीमेटिक फंड से रिलेटेड या फिर सेक्टर फंड से रिलेटेड कुछ और वीडियोस मैं पब्लिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ना इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए ज़्यादा फंड भी लॉन्च हो रहे हैं। तो ऑफकोर्स हमारा काम है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे, तो और भी वीडियोज़ मैं पब्लिश करूँगा, वहाँ पर मैं आपके क्वेरीज़ को आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।